सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? और तुम लोगों का समर वेकेशन कैसा बीता? मेरे ख्याल से अच्छा ही बीता होगा। खुशी भी मनाए होंगे, बहुत सारे आम भी खाए होंगे, ये तो आम का सीज़न है। और क्या किए होंगे? पढ़ाई भी किए होंगे मेरे ख्याल से। देखो, पढ़ाई तो करना है, कोई ज़्यादा करे या कोई कम, पर पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना था हिंदी में आप लोगों को? पंच परमेश्वर की कहानी, उसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज चुकी हूँ। और शब्द वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और भेज चुकी हूँ। तो उसको थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि जुलाई के महीने में जब आपका यूनिट टेस्ट होगा तो आप लिख पाओ। तो घर पे पढ़ते रहिए, और काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। मैंने तो जो भी आपका एक्सरसाइज में था वो शायद कुछ बड़े भी हैं, तो बड़े को अगर आप लर्न करोगे तो उसमें से छोटा आंसर लिख पाओगे। पर लिखने का प्रैक्टिस रखना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कम होना शुरू हो जाएगा। अब स्कूल तो हो नहीं रहा है कि मैं लिखने दूंगी, तो लिखना तो कम हो जा रहा है। तो इसलिए आप लोग मम्मी को बोलिए कि डिक्टेशन दिया करें, ठीक है? इससे आपकी स्पेलिंग में गलतियां होना कम हो जाएगा। तो बच्चों, समर वेकेशन में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा, और अब फिर क्लास शुरू। और अब जो पढ़ाई मैं पढ़ा रही हूँ वो क्या है? फर्स्ट टर्म, मतलब हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का सिलेबस आज से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो आपको यूनिट टेस्ट के साथ साथ हाफ ईयरली की भी पढ़ाई करनी है। तो चलो, आज मैं आपको एक नई कहानी पढ़ाती हूँ। अपनी आनंदी किताब को निकाले, पेज नंबर 20। कहानी का नाम है बुरे फंसे मंत्री। इसमें एक मंत्री है जो अपनी एक राजा है जो अपनी किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। कोई भी अगर तारीफ कर दे तो राजा लोगों के राज्यसभा में रहते हैं ना आसपास मंत्री, तो वो लोग चाटुकार होते हैं, चाटते रहते हैं। किसी भी तरह से कुछ भी तारीफ कर दी, राजा पिघल कर उन्हीं लोगों की बात सुन लेते थे और रानी साहिबा की बात नहीं मानना करते थे। तो ऐसे में उनका क्या नुकसान हुआ, ये कहानी आपको काफ़ी सीख दे रही है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कभी मत कीजिए, ठीक है? क्या है कहानी? बुरे फंसे मंत्री। एक थे राजा साहब। राजा साहब की आदत थी कि वो दूसरों के बहकावे में तुरंत आ जाते, जिससे कई बार बुरे फंसते। ऐसे में रानी साहिबा आगे आती और बात को संभाल कर राजा साहब की लाज रखती। ज़्यादातर यही होता है, जो पत्नियां होती है ना, वो संभालती है हर सिचुएशन को। तो राजा साहब का जो मंत्री था, चालाक था, बहुत चालाक था। वह राजा साहब को उंगलियों पे नचाया करता था, मतलब अपनी बातों पे उठा बैठा कराते थे। हाँ, वह रानी साहिबा से परेशान था वो मंत्री। एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। मंत्री ने रानी साहिबा का पर कतरने के लिए, मतलब पर, उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को राजा साहब के दरबारी के रूप में शामिल कर लिया। मंत्री ने क्या किया? राजा साहब के आसपास जो मंत्री लोग होते हैं ना, उसने अपने लोगों को बैठा दिया, सजा लिया। और अगर राजा के आसपास उसका चालाक मंत्री अगर अपने ही लोगों को सजा ले, तो वो मंत्री जो बोलेगा आसपास के लोग भी तो वही कहेंगे ना। तो राजा साहब को मंत्री कुछ राय देता तो उसके दरबारी उसके हाँ में हाँ मिलाते। इससे क्या हो रहा था? रानी साहिबा जब कुछ समझना चाहती तो राजा साहब उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे कि तुम ठीक नहीं हो, ये दरबारी जो बोल रहे हैं वही ठीक है और वही मैं करूँगा। तो बेचारी रानी साहिबा परेशान रहने लगी, करे तो क्या करें। परेशान होकर उन्होंने एक दिन अपने भाई के पास संदेश भेजा। रानी साहिबा ने अपने भाई के पास संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? भेजा कि मुसीबत में हूँ, तुरंत आकर मिलो। मुसीबत में हूँ, तुरंत आकर मिलो। रानी साहिबा का भाई चतुरसेन, जो मथुरा में रहता था, याद रखना, चतुरसेन और मथुरा में रहता था, उसका दिमाग बड़ा तेज था। वह आया तो रानी साहिबा ने उसे सारी बातें बताई। तो चतुरसेन ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया। अब भाई है, वो तो बहन की होकर ही ना काम करेगा। रानी साहिबा ने उसे सारी बात। एक दिन शाम को विचित्र घटना घटी। राजा साहब अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक बाग के एक छोर से ढोल बजने की तेज आवाज़ सुनाई दी।
राजा साहब ने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ढोल बजाने वाले को पकड़ कर ले आओ, ढोल बजाने वाले को पकड़ कर ले आओ। सारे सिपाही एक साथ उधर भागे। एक बूढ़ा अजनबी ढोल बजा रहा था, उसे पकड़कर राजा साहब के पास लाया गया। वह अजनबी आते ही राजा साहब के कदमों पे जा गिरा और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर क्षमा करें। क्या बोला? हुजूर क्षमा करें। मुझे क्या पता था कि आप इतने नाराज़ हो जाएंगे। मुझे तो मंत्री जी ने कहा था कि जब आप बाग में हो तो ढोल बजाना, आप इनाम देंगे। क्या कहा उस ढोल बजाने वाले ने? कि मुझे मंत्री जी ने कहा था कि जब आप बगीचे में हो तो मैं जोर जोर से ढोल बजाऊं और आप मुझे, मतलब राजा साहब उस ढोल बजाने वाले को क्या देंगे? इनाम देंगे। सोचो। इसलिए वो राजा साहब गरज कर बोले, भागो यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी मेरी रियासत में आकर ढोल बजाया। तो सोचो, अजनबी ढोल उठाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मंत्री को बुलाकर राजा साहब ने आदेश दिया कि आज ही से राज्य में ढोल बजाने पर पाबंदी लगवा दो। अभी से, आज ही से राज्य में ढोल बजाने वाले पर पाबंदी लगा दो। राजा साहब ने किससे कहा? मंत्री को बुलाकर। सोचो। जी हुजूर, जैसी आज्ञा। ऐसे ही तो मंत्री लोग बोलते हैं ना, जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। और मंत्री यह कहकर वहाँ से चला गया। मंत्री यह कहकर वहाँ से चला गया। मंत्री के जाने के कुछ क्षण बाद अचानक ढोल की आवाज़ फिर गूंजी। इस बार ढोल वाला ढोल बजाता हुआ राजा के पास आ गया था। सोचो, उसकी हिम्मत सोचो। एक बार बजाया, उसे भगा दिया गया और फिर वो ढोल बजाते हुए राजा के पास आ गया। आते ही उसने झुककर राजा साहब से सलाम किया और कहा, हुजूर, मंत्री जी अभी अभी मिले थे। मंत्री जी अभी अभी मिले थे। कहते थे कि आप ढोल सुनकर पहली बार नाराज़ होते हैं। आप ढोल सुनकर पहली बार नाराज़ होते हैं और हाथ पैर पटकते हैं और दूसरी बार सुनकर इनाम देते हैं। सोचो, ये आदमी क्या है, आकर बता रहा है कि पहली बार मुझे पता है। क्यों बजा रहे हो भाई? कि मुझे मंत्री जी ने कहा है पहली बार सुनकर आप नाराज़ होते हैं, दूसरी बार सुनने के बाद आप नाराज़ नहीं होते हैं, आप क्या देते हैं? इनाम देते हैं। इसलिए मैं इनाम के वजह यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इतना कहकर ढोल वाले ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। सोचो, अब तो राजा साहब का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। उन्होंने चीख कर सिपाहियों को बुलाया और कहा, पकड़ो इस शैतान को, पकड़ो इस शैतान को। कुछ सिपाही ढोल वाले की ओर लपके, कुछ सिपाही ढोल वाले की ओर लपके। ढोल वाला ढोल बजाता हुआ भाग रहा था और चीख भी रहा था। ढोल भी बजा रहा था और चीख भी रहा था, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो। मतलब हर बार वो ढोल वाले मंत्री जी के बारे में ही कहता था। मंत्री जी ने ये कहा है, ढोल बजाने से आप इनाम देंगे। मंत्री जी ने कहा है पहली बार आप नाराज़ होते हैं, दूसरी बार ढोल बजाने पे आप इनाम देते हैं। उसके बाद मंत्री जी तीसरी बार जब उसे भगाया जा रहा था, सिपाही उसके पीछे दौड़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए, तो फिर भी वो कह रहा है, वाह मंत्री जी वाह। मतलब बार बार मंत्री जी का नाम ले रहा है कि तुरंत चीख चीख कर कह रहा था, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो। सोचो, राजा साहब ने आदेश दिया, उसे नहीं छोड़ो, मंत्री जी को पकड़कर तुरंत हमारे पास सामने लाओ। तभी ढोल वाला चिल्लाया, हुजूर ऐसा ना कीजिए, मंत्री को पकड़ा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। अगर आपने मंत्री जी को पकड़ा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। जनता उन्हें ही असली राजा समझती है, जनता उसे ही असली राजा समझती है, इसलिए उसे मत पकड़िए। ओ राजा साहब दांत पीसते हुए चिल्लाए, सिपाहियों, मंत्री को पकड़कर इसी वक्त फांसी पर लटका दो। सारे सिपाही मंत्री को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। वे सब भी मंत्री से परेशान थे, लेकिन इसके पहले ही मंत्री के दरबारी मंत्री को सारा हाल सुना चुके थे। मतलब उस मंत्री के दरबार में तो मंत्री के ही लोग सजाए हुए थे ना दोनों ओर से, ताकि वो हाँ में हाँ मिला पाए। ये घटना के घटते ही वो
जो मंत्री के लोग थे वो दौड़ कर जाके मंत्री को सारी बातें बता चुके थे। तो सारे सिपाही मंत्री को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। वे सब भी मंत्री से परेशान थे, जो दौड़ पड़े वो भी परेशान थे मंत्री से। लेकिन इसके पहले ही मंत्री के दरबारी मंत्री को सारा हाल सुना चुके थे। दरबार में जो मंत्री थे वो लोग जाकर उस मंत्री को सारा हाल सुना चुके थे। राजा साहब के सिपाही मंत्री के घर पहुँचे। राजा साहब के जो सिपाही थे मंत्री के घर पहुँचे, किंतु उनसे पहले ही मंत्री रियासत छोड़कर भाग चुका था। पता तो पहले चल चुका था, तो वो रियासत छोड़कर भाग चुका था कि क्योंकि राजा के मंत्री उसे पकड़कर राजा के सामने पेश करने वाले थे। मंत्री भागा तो उसके दरबारी भी भाग खड़े हुए। अब राजा साहब पहले की तरह फिर से रानी साहिबा की बात सुनने और मानने लगे। जब मंत्री भाग चुका तो अब राजा साहब क्या किए, पहले की तरह रानी साहिबा की बात सुनने और मानने लगे। किसी को पता ही न चला कि ढोल वाला रानी साहिबा का भाई चतुरसेन था। सोचो, उसने मदद के लिए, रानी साहिबा ने अपने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया, और बुलाने के बाद उसके भाई की दिमाग की सोच सोचो, कितना आसानी से मंत्री के पोल को राजा साहब के सामने खोल कर रख दिया, और नतीजा मंत्री को भागना पड़ा। और रानी साहिबा का जो स्थिति थी राजा के मन में, राजा के घर में, वो पुरानी इज्जत उन्हें वापस मिल गई। राजा फिर पहले की तरह रानी साहिबा की बात मानने लग गए। तो ये थी चतुरसेन का चतुर दिमाग। तो बच्चों, आप भी जब भी कोई काम करो तो दिमाग से काम लो। किसी को किसी चीज़ से हटाने के लिए मार पीट झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है। दिमाग से काम लेकर भी गलत इंसान को हटाया जा सकता है। ये है इस कहानी की शिक्षा कि कैसे एक गलत मंत्री को रानी साहिबा का भाई एक सुंदर सा प्लान बनाकर सुंदर तरीके से राजा साहब की आंखें खोल दी। उसे मंत्री को छोड़कर भागना पड़ा, और राजा अब जो भी काम करेंगे, जो भी समस्याओं का सुलझाने की कोशिश करेंगे तो किससे पूछेंगे, किसकी मदद लेंगे? रानी साहिबा का। और रानी साहिबा जो भी सुझाव देंगी वो राजा साहब के हित में ही होगा, क्योंकि राजा साहब उनके पति हैं। और मंत्री वो तो चाटुकारिता कर कर कर, अपनी तारीफ कर कर के अपने काम को आसानी से राजा साहब के द्वारा करवा रहा था। पर रानी तो ऐसा नहीं करेगी। तो रानी को अपना पुराना जगह मिल गया, पुरानी स्थिति में वो लौट आई, और राजा साहब को मंत्री से मुक्ति मिल गई। और किसने किया ये सब काम? रानी साहिबा का भाई चतुरसेन ने। तो वो सचमुच चतुर ही था, जो अपनी बुद्धि खर्च कर कर समस्याओं से समाधान निजात दिला दिया। तो बच्चों, आप भी ऐसे ही अपने चतुर दिमाग का प्रदर्शन किया करो। हमेशा लर्न करो, थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा लर्न कर लो, समझ कर पढ़ो, और रिजल्ट और नंबर इतना पा लो कि माँ बाप भी बोलेगी ये पढ़ तो नहीं रहा था, फिर नंबर कैसे मिल गया। अकेले में बैठ के पढ़ो। जब समस्याएं होंगी, समझ में नहीं आएगा, तो हेल्प लो मम्मी का या पापा का, पर दरवाज़ा बंद करके अकेले पढ़ा करो। और उस समय किसी की भी मत सुनो, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर स्टडी। सो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट डे मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इस कहानी के प्रश्न उत्तर को समझाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।